नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश यादव प्लेटिनम क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल, जिसमें मौर्य काल के जितने भी संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आप सभी के साथ साझा करूंगा। और निश्चित तौर पर अगर इतना क्वेश्चन आप इस पॉइंट से लगा के जाते हैं, इस टॉपिक से लगा के जाते हैं, निश्चित तौर पर इसमें क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि हमारा मौर्य वंश संबंधित है, मौर्य काल से संबंधित है। सब ये MCQ टाइप के हैं, लगभग 80 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो क्वेश्चन आंसर की ये सीरीज है, तो इसमें आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। ठीक है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। इसमें देखिए भट्ट स्वामी दिया है, विष्णुगुप्त है, राजशेखर और विशाखदत्त है। ठीक है, इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विष्णुगुप्त। आपको पता होना चाहिए कि विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य है ना, इसके पहले जो मौर्य के पहले जो शासन काल हुआ करता था नंदों का था। क्या था? नंद वंश का शासन हुआ करता था। और नंद वंश का जो अंतिम शासक था ना, अंतिम शासक उसका नाम क्या हुआ करता था? घनानंद। क्या था? घनानंद हुआ करता था। घनानंद, ठीक है, घनानंद ने ऋषि चाणक्य को, है ना, चाणक्य को क्या किया था? चाणक्य को अपमानित करके अपने दरबार से भगा दिया था। इस वजह से चाणक्य ने घनानंद को समूल नाश करने का प्रण ले लिया। इसी की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और घनानंद को पराजित कर दिया और नए राजवंश की स्थापना की, जिसका क्या नाम होता है? मौर्य वंश। ठीक है, तो घनानंद अंतिम शासक था। घनानंद को, है ना, घनानंद को चाणक्य की मदद से चाणक्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त के द्वारा है ना, के द्वारा हत्या करवाई या हरा दिया। ठीक है, और नए राजवंश चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित हुआ, यानी मौर्य वंश की शुरुआत यहीं से हो जाती है। मौर्य वंश की शुरुआत यहीं से हो जाती है। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन होता है? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है। कौन होता है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि चाणक्य का नाम क्या है, तो विष्णुगुप्त अन्य नाम है। और चाणक्य की मदद से, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? घनानंद को मार दिया, यानी कि इसको हरा करके एक नए राजवंश, जिसे हम मौर्य वंश के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कर दी। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकाविली के प्रिंस से की जाती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर लगाइएगा, है ना। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पहला देखिए, कालिदास का मालविकाग्निमित्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, वात्स्यायन का कामसूत्र है, या त्रिवल्लुवर का तिरुवक्कुरल है। ठीक है, इसमें देखेंगे कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसका जो तुलना की गई है मैकावली के प्रिंस से की जाती है। तो कौटिल्य, जिसका नाम विष्णुगुप्त है, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। किसकी रचना की? अर्थशास्त्र, जो कि संस्कृत भाषा में, किस भाषा में है? संस्कृत का एक ग्रंथ है, संस्कृत का ग्रंथ है ये। ठीक है, संस्कृत में ये रचना रची गई है। किसके द्वारा? कौटिल्य, है ना, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त के द्वारा। दूसरा नाम क्या है भाई इनका? विष्णुगुप्त या चाणक्य। तो भाई 3 नाम है इनके, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। इनकी रचना का नाम अगर पूछेगा तो अर्थशास्त्र। किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की? ठीक है, अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की। तो सबसे बड़ा भाई सुसीम था, और किसका पुत्र था? तो जो सुसीम था, अशोक है, ये सारे के सारे जो पुत्र हैं, है ना, ये किसका पुत्र है? बिंदुसार का। किसका? बिंदुसार का सबसे बड़ा बेटा सुसीम था। और बिंदुसार की 16 पत्नियां, कितनी? 16 पत्नियां और कितने? 101 पुत्र। 101 पुत्र। कितने पुत्र? 101 पुत्र, जिसमें सबसे बड़ा कौन था भाई? सबसे बड़ा था सुसीम। ठीक है ना, और सुसीम अशोक का भाई था, और सुसीम की हत्या करके ही अशोक ने राजगद्दी प्राप्त की थी। क्या प्राप्त की थी? अशोक ने राजगद्दी
प्राप्त की थी, ठीक है ना। 269 ईसा पूर्व में कब गद्दी प्राप्त करता है? 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी प्राप्त करता है, राजगद्दी प्राप्त करता है, ठीक है ना, राजगद्दी प्राप्त करता है। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 261 ईसा पूर्व में, है ना, राजगद्दी प्राप्त करने के लगभग 8 साल बाद 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पर आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और इतना भयंकर नरसंहार हुआ कि इसके बाद इसने कभी भी शस्त्र उठाने के लिए मना कर दिया, ठीक है ना। तो कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किसने किया भाई? इसने अशोक ने किया, है ना। और इस समय राजा कौन थे? राजा कलिंग के राजा पद्मनाभन थे, पद्मनाभन थे, ठीक है, पद्मनाभन थे। ये कलिंग नरेश थे, ये कलिंग नरेश थे उस समय। इन्हीं को हरा करके, है ना, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, लाखों लोग घायल हो गए, ठीक है। तो इस नरसंहार से ये बहुत ज्यादा विचलित हो गया। इसके बाद से इसने कभी भी युद्ध में शामिल होने के लिए कसम खा लिया कि अब कभी भी युद्ध में शामिल नहीं होंगे। तो इसने खुद अपने भाई की हत्या की थी और कलिंग विजय के बाद इसने कभी भी शस्त्र न उठाने की कसम खा ली, ठीक है। उसके बाद इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। इस बात को भी आगे देखेंगे हम। तो थर्ड का राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? चंडालिका, चारुलता, गौतमी या कारुबाकी, ठीक है। तो इसमें उस पत्नी को बताना है जिसने उसको प्रभावित किया। तो यहाँ पे देखेंगे फोर्थ में डी में दिया है कारुबाकी, यही इनकी सबसे प्रभावशाली पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर डी होगा, कारुबाकी से ज्यादा प्रभावित रहते थे। अशोक ने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमागधी, शौरसेनी, मागधी या अंगिका। क्वेश्चन नंबर 5 जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसमें से सभी अभिलेखों में किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो आप कहेंगे कि अर्धमागधी का। किसका प्रयोग किया है? अर्धमागधी का प्रयोग किया है, अर्धमागधी का प्रयोग किया है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? यहां देखिए, स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या वैशाली। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या वैशाली। इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा? विद्रोहियों को कुचलने के लिए, विद्रोहियों को कुचलने के लिए, है ना, अशोक को कहां भेजा था? तो तक्षशिला भेजा था, तक्षशिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तक्षशिला भेजा था। बिंदुसार कौन था? बिंदुसार अशोक का पिता था। अशोक का क्या था भाई? पिता। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध या महावीर स्वामी, भगवान महावीर। इसमें देखेंगे देवनाम प्रिय, यहाँ पे मौर्य सम्राट अशोक का नाम मिलता है। क्या मिलता है? मौर्य सम्राट का नाम ही देवनाम प्रिय मिलता है। क्या मिलता है? देवनाम प्रिय मिलता है। देवनाम प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय भी कहते हैं। निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसमें से आपको बताना सबसे पहले इनमें से कौन सबसे पहले आया? तो मौर्य आया, गुप्त, कुषाण या कर्ण आया? तो बताइए इसमें सबसे पहले कौन आया? तो मौर्य वंश का शासनकाल सबसे पहले है 322 ईसा पूर्व। कब है? 322 ईसा पूर्व से मौर्य काल स्टार्ट हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पहला राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? आसान क्वेश्चन है लेकिन इग्नोर नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से आपको क्वेश्चन का राइट आंसर देना होगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? किसका प्रधानमंत्री? चंद्रगुप्त द्वितीय का, चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का या फिर अजातशत्रु का? तो चाणक्य ने किसको तैयार किया भाई घनानंद को मारने के लिए? चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। तो इसका प्रधानमंत्री था, तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया? किसने अंगीकार कर लिया? कौन से धर्म को अंगीकार कर लेता है? जुडिज्म, बौद्ध, हिंदू या जैन को? ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका
बौद्ध धर्म। क्या होगा? बौद्ध धर्म। किसने इसे बौद्ध दीक्षा दी? तो आप कहेंगे इनके जो गुरु थे, गुरु इन्होंने उपगुप्त से, किससे? उपगुप्त से, आपके क्या कहेंगे? उपगुप्त से बौद्ध दीक्षा ली। क्या ली? बौद्ध दीक्षा ली। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इनके गुरु उपगुप्त हैं जिन्होंने इनको क्या दिया? बौद्ध दीक्षा दिया। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ठीक है, तो वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन इसको भी ध्यान से देखना है। शुद्धोधन, उमागुप्त, चाणक्य या शूद्रक? यहाँ पे है चाणक्य। ठीक है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? चाणक्य। इसमें देखना है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, कुछ पॉइंट। चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य में जब आप देखेंगे इसका जब युद्ध होता है, किससे युद्ध होता है भाई? जरा बताइए किससे युद्ध होगा? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब घनानंद को हरा दिया, जब घनानंद को पराजित कर देता है ये, उसके बाद इसका मुकाबला होता है सेल्यूकस निकेटर से। किससे होता है? सेल्यूकस निकेटर से होता है। सेल्यूकस निकेटर से। ठीक है, यह एक यूनानी शासक था। क्या था? यूनानी शासक था। जब इससे युद्ध इसका होता है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। ठीक है ना, इसको हरा दिया और बदले में इसने क्या किया? एक संधि कर ली। संधि के तहत, है ना, संधि के तहत ये सेल्यूकस निकेटर जो है 500 हाथी लेकर के अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ठीक है, और सिंध का जो क्षेत्र था, पश्चिमी क्षेत्र, उसको चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। यानी हार के बदले में संधि के तहत क्या होता है? संधि के तहत 500 हाथी लेकर सेल्यूकस निकेटर क्या करता है? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तथा सिंध का क्षेत्र, तथा सिंधु नदी का जो क्षेत्र था, सिंध नदी क्षेत्र मौर्य को दे दिया। किसको दे दिया? मौर्य को दिया। और सेल्यूकस निकेटर की बेटी होती है। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना होती। क्या नाम रहता है उसका? हेलेना से किसकी शादी करेगा? हेलेना की शादी मौर्य से कर देगा। किससे करेगा? हेलेना की शादी मौर्य से कर देगा। ठीक है ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विस्तार रूप में अपने वंश को बढ़ाया। ठीक है, जो सर्वाधिक विस्तार उसका अशोक के टाइम पे होता है, लेकिन उसके पहले इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान देना है। तो सेल्यूकस निकेटर और एक राजदूत भी भेजता है चंद्रगुप्त मौर्य में, जिसका नाम क्या होता है भाई? मेगास्थनीज। तो जो आपका राजदूत है, उसका नाम है मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज की एक रचना है ना, रचना है जिसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है इंडिका। क्या है? इंडिका। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इंडिका की रचना किसके समय काल में हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी। किसने किया था? तो राजदूत मेगास्थनीज ने किया था। ठीक है, और हेलेना की शादी किससे हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसने की कराई थी? सेल्यूकस निकेटर ने। कौन कौन सा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गया? तो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी का क्षेत्र मिल गया। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर कहाँ का शासक था? तो यूनानी शासक था। चलिए इस आधार पर बताइए चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसकी मुख्य भूमिका थी? तो नो डाउट किसकी रहेगी? चाणक्य। तभी तो इन सभी लोगों को हरा देता है। चलिए, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम या फिर ईसाई? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, सांची का स्तूप, है ना, भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन है भाई? सांची का। किसने इसका निर्माण करवाया? तो निर्माण कराया अशोक ने। ठीक है, निर्माण कराया अशोक ने। किसने निर्माण करवाया? अशोक द्वारा निर्मित है ये। ठीक है कहाँ सांची? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? ये आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप। सबसे बड़ा स्तूप ये क्या है? सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सांची किस कला मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो आप कहेंगे बौद्ध कला का।
प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है ना, जैन धर्म को अपना लिया था। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्राचीन काल की बात हो रही है तो यानी मौर्य वंश की होगी। तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार, सारे के सारे जो शासक है प्राचीन काल के ही हैं। इसमें से आपको करेक्ट बताना है। तो किसने अंतिम दिनों में आपके जैन धर्म की शिक्षा ली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ली थी। किसने ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने ली थी। अब यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जब अपने अंतिम स्टेज में था तो क्या करता है जैन मुनि आप सभी को इनका नाम पता होगा। पिछले वीडियो में मैंने जैन धर्म के बारे में बताया था, उसको जाके देखेंगे अच्छे से तो वहां पे चीजें ज्यादा क्लियर होंगी कि किसके टाइम पे जो जैन धर्म था ना दो संप्रदायों में बट गया था। एक था आपका श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। एक था आपका दिगंबर संप्रदाय और एक था श्वेतांबर संप्रदाय। श्वेतांबर संप्रदाय के जो समर्थक थे वो स्थूलभद्र थे और जो आपके दिगंबर संप्रदाय के आपके उसके समर्थक थे वो भद्रबाहु थे। तो जैन मुनि भद्रबाहु से इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? भद्रबाहु जो कि दिगंबर संप्रदाय को मानने वाले थे, इसने है ना चंद्रगुप्त मौर्य ने इनसे जैन दीक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में एक विधि होती है संलेखना इसको सही कर लेंगे। संलेखना विधि जो उपवास को कहते हैं। ठीक है ना, उपवास। ठीक है, उपवास एक विधि होती है संलेखना विधि जिसमें उपवास जिसको कहा जाता है। और इस तरीके से इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तो जैन मुनि भद्रबाहु जो कि दिगंबर संप्रदाय को मानने वाले थे, इनसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम टाइम पे जैन दीक्षा ली थी। उसके बाद कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने शरीर त्याग दिया। ठीक है, शरीर त्याग दिया। ठीक है, तो ध्यान देना ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्यागा था, या फिर कौन सा ऐसा शासक था जिसने संलेखना विधि से अपना शरीर त्यागा था। तो बताइए आंसर क्या होगा? राइट, चंद्रगुप्त मौर्य। ये सारी चीजें आप ध्यान देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौर्य समाज की स्थापना किसने की? साम्राज्य की स्थापना। चलिए ये क्वेश्चन 14 नंबर पे आ रहा है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से वंश को मिटा करके या समाप्त करके? तो नंद वंश। ये भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पण था, तोल था, काकड़ी था, दिनार था। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर दीजिए। पण, तोल, काकड़ी या दिनार। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित जो मुद्रा था उसका नाम पण था। क्या था? पण। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ठीक है, तो मौर्य वंश का शासक नहीं है, जरा बताइए। इसमें से अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, ये सारे के सारे जो है वो मौर्य वंश के हैं। लेकिन अजातशत्रु जो है वह हर्यक वंश का है। किसका है? हर्यक वंश का। हर्यक वंश की बात करें तो हर्यक मगध साम्राज्य का जब उदय होता है तो हर्यक वंश से शुरुआत मानी जाती है ना। तो हर्यक वंश के और कुछ शासकों का नाम याद रखेंगे। बिंबिसार, एक कौन थे? बिंबिसार। ठीक है, दूसरे अजातशत्रु। ठीक है, उसके बाद इसका बेटा उदयीन रहता है। ठीक है, उसका बेटा नागदशक। ठीक है, यही लास्ट होगा। हर्यक वंश का लास्ट यही होता है। और प्रथम कौन सा है? प्रथम आपका बिंबिसार हो जाएंगे। ये फर्स्ट होंगे और वो लास्ट होंगे। बाकी आपके चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार ये मौर्य वंश के हैं। ठीक है, मौर्य वंश के, ये मौर्य वंश के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 16 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? चलिए यहां आ गया क्वेश्चन। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था, बिंदुसार था, राहुल था, इनमें से कोई नहीं।
तो इसमें जो उत्तराधिकारी बनेंगे वो होंगे कुणाल, है ना। हुआ ये था कि जब इसने युद्ध की समाप्ति कर दी, यानी कि आजीवन कभी भी युद्ध में शामिल न होने की बात की, तो उनका जो पुत्र था, पुत्र का नाम क्या रहता है भाई, जरा बताइए आप लोग, पुत्र का नाम क्या होता है? अशोक के पुत्र का नाम क्या है? अशोक के पुत्र का नाम बताइए, तुरंत बताइए। अशोक का पुत्र का नाम और उनके पुत्री का नाम दोनों का कमेंट करके बताइए। अशोक के पुत्र का नाम फटाफट कमेंट करके बताइए। पुत्र का नाम महेंद्र, पुत्र कौन रहेंगे इनके? महेंद्र, महेंद्र। और पुत्री का नाम क्या होगा? संघमित्रा, संघमित्रा। तो इनके जीवन का एक ही लक्ष्य रहेगा कि बौद्ध धर्म को कितना ज्यादा से ज्यादा प्रचारित प्रसारित किया जाए, उसके लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, क्या करने के लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, करने के लिए श्रीलंका भेज दिया। कहां भेज दिया? श्रीलंका भेजा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। पुत्र का नाम महेंद्र, पुत्री संघमित्रा, और इन्हें कहां भेजा? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा। ठीक है, उत्तराधिकार कौन होता है? कुणाल होता है। तो ये सारे के सारे बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं, इसलिए उत्तराधिकार किसको बनाएगा? कुणाल को बनाएगा। मुद्रा राक्षस का लेखक इनमें से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास या भास? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर दीजिए। 18 का राइट आंसर इंपॉर्टेंट है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। क्या है? विशाखदत्त। क्वेश्चन नंबर 18 को इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 विशाखदत्त, ऑप्शन नंबर बी। मालवा, गुजरात व महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्ष ने, स्कंदगुप्त ने, विक्रमादित्य ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने? क्वेश्चन नंबर 19 का जरा आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का किसने जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। मालवा को भी जीतेगा, गुजरात को भी जीतेगा और महाराष्ट्र को भी जीतेगा। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा की त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक ने की, अकबर ने, रणजीत सिंह ने या शिवाजी ने? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। तो ये सारी चीजें अशोक के बारे में है। किसके बारे में है? अशोक के बारे में है। किसके बारे में? अशोक के बारे में। चलिए, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ठीक है, तो अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद बहुत सारे शिलालेख, है ना, शिलापट्ट, या कह लें कि बहुत सारे ताम्रपत्र भी, ये सारी चीजें बौद्ध की जितनी भी शिक्षा दीक्षा थी सबको उसने लिखवा दिया था। तो इसमें से बताना है कि कौन सा अशोक के शिलालेख में सम्मिलित नहीं है। गिरनार, कांधार, पाटलिपुत्र, टोपरा। तो गिरनार अभिलेख भी है, कांधार भी है, टोपरा, लेकिन पाटलिपुत्र का कोई अभिलेख नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कोई शिलालेख इस नाम से नहीं है। जितने भी स्तंभ दिखते हैं उसमें भी इन्होंने लिखवा दिया था, है ना। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो कई बार मैंने बताया, नंद वंश के बाद कौन आएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की शुरुआत कर दी जाती है। तो मौर्य वंश। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन? बताइए। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 का राइट आंसर, तब तो भाई नालंदा बना नहीं था ना, क्यों? तो क्या रहेगा? तक्षशिला। सबसे विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? तक्षशिला है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? चलिए, एक सेकंड में आंसर देना है इसका। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या अर्थशास्त्र था? ऋग्वेद, पुराण या इंडिका? क्या देंगे? ऑप्शन नंबर डी, इंडिका। तो किसका राजदूत बनकर आया था? सेल्यूकस निकेटर का। कहां आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? भास, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष? वह है क्वेश्चन नंबर 25 का बताइए। शूद्रक, भास, विशाखदत्त या अश्वघोष? तो विशाखदत्त। किसने किया है? विशाखदत्त ने किया है। इसकी रचना हमने पीछे पढ़ा है, क्या था भाई? मुद्रा राक्षस। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। तो पाटलिपुत्र का किसमें वर्णन किया गया है? दिव्यावदान में, अर्थशास्त्र में, इंडिका में या अशोक के शिलालेख में? 26 नंबर क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिए। तो 26 नंबर क्वेश्चन तो किसमें होगा? इंडिका में। इसमें दिया गया है
इंडिका में दिया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, क्या संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है या हिंदी है? 27 नंबर क्वेश्चन, 27 पे जरा जोड़ दीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन, क्या संस्कृत में है, प्राकृत में है, पाली में है, हिंदी में है? तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त जो भाषा है वो है प्राकृत। ठीक है, प्राकृत। प्राकृत जैन धर्म की भाषा थी, बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, है ना। और अशोक के शिलालेख जो लिखे गए हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने कि कुणाल ने? 28 का जरा राइट आंसर दीजिए। 28, तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो फिर से होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय यानी दक्षिण की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त की। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 4, 5, 6 या 7? मेगास्थनीज ने अपने अनुसार भारतीय समाज को कितने भागों में बांट दिया था, है ना? भारतीय समाज को तो 4, 5, 6, 7 किस में बांटा था? तो 7 श्रेणियों में विभाजित कर दिया था। 7 श्रेणियों में विभाजित कर दिया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? जैसे कि अर्थशास्त्र से ये मतलब निकलता है कि आर्थिक जीवन की बात करता होगा, है ना। राजनीतिक नीतियां हैं, धार्मिक जीवन है या सामाजिक जीवन की बात की गई है। तो नाम से मत इसको जोड़िएगा, क्योंकि नाम से आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें आर्थिक जीवन नहीं राजनीतिक नीतियों के बारे में कहा गया है। ठीक है ना। पॉलिटिकल, इसमें पॉलिसी बताई गई है, क्या पॉलिटिकल व्यू है वो दर्शाया गया है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया, अशोक महान ने बनाया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनाया या कनिष्क ने बनाया? 31 बताइए। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। किसने बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। तो बताइए पाटलिपुत्र का, है ना, पाटलिपुत्र को बनाया था किसने? सोन और गंगा के तट पर। भाई ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि पाटलिपुत्र का निर्माण किसने किया? तो हर्यक वंश का शासक उदयीन था। ठीक है, उदयीन ने बसाया। ठीक है, उदयीन ने बसाया। और दूसरा पॉइंट ये कि किन दो नदियों के संगम के बीच में, किन दो नदियों के बीच में ये शहर बसा है? तो गंगा और सोन के बीच में, गंगा व सोन के मध्य है। ठीक है, पाटलिपुत्र। अब इसका वर्तमान नाम क्या है? पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम तो पटना है। क्या है? पटना, वही पटना बिहार वाला। कहाँ है पटना? बिहार में है। ठीक है, चलो इसका आंसर हो जाएगा ए। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, ईंटे का बना था, पत्थर का बना था, लकड़ी का बना था, मिट्टी का बना था? भाई महल की विशेषता देखो, ईंट का नहीं बना था, पत्थर का भी नहीं बना था, मिट्टी का भी नहीं बना था। बना किसका था? लकड़ी का बना था। किसका बना था? लकड़ी का। भाई इसको IMP लगा लेना। 32 नंबर क्वेश्चन, किसका बना था? लकड़ी का बना था। इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो अशोक ने गया जिले के बराबर की पहाड़ियों को काट कर उसमें गुफा का निर्माण कर दिया गया था। ठीक है, जिसमें आजीवक संप्रदाय के लोग उसमें विचरण करते थे या रहते थे, इनके रहने के लिए जगह बनाया था। तो बराबर की गुफाओं का निर्माण किसने किया था? तो सम्राट अशोक ने किया था। किसने? सम्राट अशोक ने किया था। इस बात को ध्यान देंगे। रहता कौन था? आजीवक रहते थे इसमें। आजीवक संप्रदाय किसने स्टार्ट किया? मोगलीपुत्तिस। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का, है ना, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या अशोक का सोपरा अभिलेख? 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। तो जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है ना, इसी में पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक भी फैला हुआ था। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो इससे संबंधित बहुत सारे स्तंभ लेख हैं, शिलालेख हैं, ठीक है, अभिलेख है। तो अशोक
तो यही फेमस है कि स्तंभ लेख सबसे ज्यादा किसने लिखवाए, ठीक है। इसके अलावा अभिलेख किसने लिखवाए, तो इसी में आपको बताना मास्की का लघु स्तंभ, रुमनदेई स्तंभ, क्वीन स्तंभ या भाब्रू स्तंभ। तो 35 नंबर का आंसर जरा दीजिए, 35 नंबर, जिसमें स्वयं को मगध का सम्राट बताया अशोक ने, तो वो है आपका भाब्रू स्तंभ। क्या है? भाब्रू स्तंभ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो खुद को मगध का सम्राट बताया है भाब्रू अभिलेख में। इसमें आपको बताना है कि एक में तो जो आपके मौर्य वंश के आपके क्या है, सम्राट हैं, या फिर कह सकते हैं एक तरफ इनका ओरिजिनल नाम दिया है, दूसरी इनकी उपाधि दी गई है। तो इनकी उपाधि वाले नाम से इनके ओरिजिनल नाम को मिलान करना है। चलिए मिलान कीजिए, है ना। ये उपाधियां हैं, उपाधि या अन्य नाम में कह सकते हैं। तो अशोक को प्रियदर्शी या देव नाम प्रिय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो अशोक हैं, पहले जिनको जानते हैं उनका नाम आप मेंशन कर दीजिए यहाँ पे मिला के। अशोक को क्या कहते हैं? देव नाम प्रिया, प्रियदर्शी भी कहते हैं। चाणक्य का नाम, चाणक्य नो डाउट, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, बिंदुसार, बिंदुसार, चलिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आया, बिंदुसार, अमित्रघात, क्या है? बिंदुसार, अमित्रघात, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, सैंडोकोट्स, सैंडोकोट्स जो यूनानी शासक थे, है ना। यूनानी शासक ने, यूनानी शासक ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकोट्स की उपाधि दी थी, ठीक है। बिंदुसार, है ना, बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा गया है, सिंह सेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंह सेन भी कहते हैं, ठीक है ना। अमित्रघात, सिंह सेन भी कहते हैं। विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य, या फिर कौटिल्य किसका नाम है? चाणक्य का ही नाम है। तो इस हिसाब से जरा आंसर पे ध्यान दीजिए। अब इसका आंसर क्या होगा? ए का 2, ए का बिल्कुल 2 है, बी का 3, बी का 3, ए का 2, बी का 3, ठीक है, यहां भी है बी का 3, यही आपका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। सी का 1 है ना भाई, सी का ए है, डी का 4, डी का 4, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मिलान कर लेंगे। तो प्रियदर्शी किसका नाम है? अशोक का, चंद्रगुप्त का सैंडोकोट्स है, बिंदुसार का अमित्रघात है, चाणक्य का विष्णुगुप्त है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा। तो 37 नंबर का राइट आंसर बताइए, 37 नंबर। तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य विस्तार किया गया था, स्थापित किया गया था, विस्तार किया गया था। उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, देवप्रयाग में है, कालसी में है, केदारनाथ में है, ऋषिकेश में है। आंसर दीजिए। उत्तराल, उत्तराल यानी उत्तर का क्षेत्र, बताइए किसमें है? कालसी में है। इसका राइट आंसर होगा कालसी। इसका आंसर जरा दीजिए, कालसी होगा राइट आंसर, कालसी होगा राइट आंसर। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इन चारों में कौन था? जेम्स प्रिंसिप, यहाँ पे राइट आंसर होगा जेम्स प्रिंसिप, सबसे पहले इसने पढ़ा था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, जो इसका सबसे बड़ा अभिलेख भी माना जाता है? तो कौन सा शिलालेख? 1 है, कौन से शिलालेख में है? 1 में है, 2 में है, 12 में है, 13 में है। तो शिलालेख 13 सबसे बड़ा, सबसे बड़ा है ना। इसी में कलिंग विजय, कलिंग विजय का वर्णन है, ठीक है, कलिंग विजय, कलिंग विजय का वर्णन है। तो शिलालेख 13 में है, ऑप्शन नंबर डी, वही क्वेश्चन पूछा है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो क्या बताया स्टार्टिंग में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य में। तो सी आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? कब पराजित किया था? 352 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 173 ईसा पूर्व में कि 261 ईसा पूर्व में? तो 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? जनता के संपर्क में, चाहे उसने घोषणा कर दी थी कि चाहे मैं रानी के कक्ष में रहूं, ठीक है, चाहे बहुत बिजी मीटिंग हो, तो कोई भी अगर मेरा, है ना, दरबारी या फिर उनके नगर का कोई वासी आता है अपना कोई संपर्क करने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो मैं बिल्कुल उसके लिए तैयार हूं। तो इसीलिए तो
सबका प्रिय था अशोक, इसीलिए सबका प्रिय हो जाता है अशोक। तो देवता जिसको प्रिय है, देवता भी पसंद करते, वो था अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो कलिंग को जीतने के बाद है ना, बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से बौद्ध दीक्षा ली। बौद्ध दीक्षा ली, अपने राज्य की सीमा बढ़ाई? नहीं, अब नहीं बढ़ाएगा, अपने आप बढ़ता रहेगा। विश्व विजय के लिए निकल पड़ा? नहीं होगा। भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व ब्राह्मी में है, संस्कृत व ब्राह्मी में है, पाली या ब्राह्मी में है, या इनमें से कोई नहीं? जरा 45 नंबर का आंसर बताइए। तो 45 नंबर का आंसर प्राकृत एवं ब्राह्मी में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर ए। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो भाषा पूछेगा तो प्राकृत और लिपि है आपकी ब्राह्मी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषण निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ब्राह्मण साहित्य में किया गया है, जैन साहित्य में, मुद्रा राक्षस की बौद्ध ग्रंथ में किया गया है। 46 नंबर का आंसर दीजिए। 46 नंबर का तो मुद्रा राक्षस में किया गया है। ठीक है, मुद्रा राक्षस में किया गया, ऑप्शन नंबर सी। मौर्य नरेश के बारे में कौन सा कथन सही है? उन्होंने इसमें कौन सा विकास किया था? संस्कृति, कला और साहित्य का, सोने की सिक्का सबसे ज्यादा चलाया था, सोने के सिक्के चलाए, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुछ तक शासन। इसमें से राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे जो सोने के सिक्के हैं ये नहीं होगा, बाकी सभी सही होगा। पहला भी सही, तीसरा भी, चौथा भी। यहाँ पे केवल 1, 3, 4 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 2 नहीं सही है, बाकी सही है। अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट है, एडिक्ट संगम राज के बारे में हमें बताते हैं। पहला और 10वां, पहला और 11वां, दूसरा और 13वां, दूसरा और 14वां। 48 नंबर का आंसर बताइए। 48 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो दूसरा और 13वां अभिलेख, ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन नंबर सी। संगम राज्य के बारे में हमें जानकारी देते हैं दूसरे और तीसरे 13वें अभिलेख में, ये सी है। निम्न में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? कालसी, रुमेनदेई, विशिष्ट कलिंग राज्यादेश, या फिर मास्की में? 49 नंबर का आंसर दीजिए। 49 नंबर आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका मास्की। क्या है? मास्की इसका आंसर होगा। यानी किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा मास्की। मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। और किसमें अगर पूछेगा कि किसने अपने आप को मगध का सम्राट घोषित कराया, ठीक है, मगध का सम्राट मैं हूं, तो बताइए कौन सा बताया था? तो कमेंट करके बताइए, वो क्वेश्चन आ चुका है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, दशरथ? वेरी इंपॉर्टेंट, किसने कराया था भाई? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने कराई थी। अब एक तरफ सूची है, दूसरी तरफ दूसरी सूची है, दोनों को मिलाना है। बताइए किसको किस नाम से जाना जाता है? उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र, या प्राची पूर्वी देश? जरा इसका राइट आंसर दीजिए। 51 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सूची मिलान करने के लिए भी आ सकता है ना। तो उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, दक्षिणापथ किसको कहते थे? स्वर्णगिरी को कहते थे। अवंती राष्ट्र उज्जैनी, अवंती राष्ट्र उज्जैनी। प्राची या पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र को प्राची या फिर पूर्वी प्रदेश कहते थे। यानी 1 से ए, बी से 2, सी से 3 और डी से 4। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना भाई, ठीक है। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथ में? अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में, अष्टाध्यायी में, या वृहत कथा मंजरी में? वृहत कथा मंजरी में। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर दीजिए। किसमें दिया गया भाई? अर्थशास्त्र में। किसमें? अर्थशास्त्र। आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है ना। आर्य शब्द हम लोग कब पढ़ते थे? वैदिक काल में हम आर्यों के बारे में पढ़े थे। तो इसमें शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने किया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? ठीक है, राज्याभिषेक के चौथे साल में निग्रोध से प्रभाव होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी।
तो नागार्जुन से ली थी, खुद निग्रोध से ली थी, उपगुप्त से ली थी, या इनमें से कोई नहीं। किससे ली थी? उपगुप्त से ली थी। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा? उपगुप्त। बताया था ना, उपगुप्त से दीक्षा ली थी। राइट आंसर सी होगा। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? क्या कहा? पोलीब्रोथा कहा। जरा बताइए, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, एरियन। 54 नंबर का आंसर बताइए, किसने कहा था पोलीब्रोथा? तो जिसने इंडिका लिखा उसने कह दिया पोलीब्रोथा है ये। पाटलिपुत्र ये क्या है? पोलीब्रोथा है। मौर्य काल में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता था? भवन निर्माण अधिकारी, सड़क निर्माण अधिकारी, कृषि विभाग का अधिकारी, या माप तौल का अधिकारी। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, पहले के एग्जाम में ये आ चुका है। तो यहां बताना है 55 नंबर का एग्रोनोमोई किसको कहते थे? तो सड़क नाम निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमोई कहते थे। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर बी होगा। मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को गुण पुरुष, गुप्तचर, संस्था व संचार या खोजी, तो कहेंगे गुण पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुण पुरुष कहा जाता था। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? महाबली, वीर सिंघे, तिस्ने, राणा सिंघे। खतरनाक नाम है भाई, रावण के खानदान वाला नाम। जरा बताइए इसने किसने कहा था? तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है यानी सी है ना, तिस्ने, क्या है? मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की, तो वो था राजा तिस्य। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? पूर्व में, परिशिष्ट वर्मन में, अंग में, या उपांग में? 58 का आंसर दीजिए। 58 का आंसर दीजिए। क्या पूर्व होगा, परिशिष्ट वर्मन परमन होगा, अंग होगा, या उपांग होगा? इसका राइट आंसर होगा परिशिष्ट परमन होगा। क्या होगा? परिशिष्ट परमन। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष फिजिकल ईयर आरंभ हो जाता है? उनमें शामिल है फाल्गुन का महीना, मार्च, आषाढ़, जुलाई, ज्येष्ठ, जून, या पौष माघ, जनवरी, फरवरी। 59 नंबर का आंसर दीजिए। 59 नंबर। क्या फाल्गुन होगा, आषाढ़ होगा, ज्येष्ठ होगा, या पौष माघ होगा? तो राइट आंसर होगा आषाढ़। क्या होगा? आषाढ़ से स्टार्ट हो जाता है फिजिकल ईयर। राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है आषाढ़ से, जुलाई से। निम्न में से किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? चोल, पल्लव, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुर, या विष्णुकुंड में? किसमें किया गया है? खतरनाक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा तुरंत। 60 नंबर का आंसर दीजिए। तो 1 में किया गया है, 2 में किया गया, 3, 4, 5 किसमें किया गया है? तो देखेंगे खाली 2 का नहीं किया गया, बाकी सब में किया गया। पल्लव के बारे में नहीं किया गया है, तो यहाँ पे 1 है, 3 है, 4, 5 है ना, 4 है, 5 है, 6 भी नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? यहाँ पे देखेंगे विष्णुकुंड के बारे में भी नहीं है, तो ये दोनों नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा 1, 3, 4, 5। 1, 3, 4 और 5, बाकी दूसरा और छठा छोड़ देना है। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है आहत मुद्रा, शिलालेख, यूनानी लेख, या बौद्ध साहित्य। 61 नंबर क्वेश्चन बताइए, अशोक के बारे में कहां से सबसे बढ़िया जानकारी मिलती है? बताइए। आहत मुद्रा से क्या मिलती है, या यूनानी लेख से, या बुद्ध साहित्य से? तो शिलालेखों से पता चलता है। खूब ज्यादा शिलालेख, स्तंभ लेख, अभिलेख इसने लिखवाए थे, इसी से अशोक के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रचलित हुई थी, प्रवर्तित हुई थी सबसे ज्यादा? ब्राह्मी, अरमाइक, खरोष्टी, या यूनानी? तो ABCD बताइए, चारों महत्वपूर्ण है। चारों में आंसर क्या होगा? 62 नंबर का। 62 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में? ब्राह्मी, अरमाइक, खरोष्टी, या यूनानी? तो ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि राइट आंसर हो जाएगा। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। किस देश में यह पाया गया भाई? तो अफगानिस्तान में। शहबाजगढ़ी मानसेहरा है ना, आपका अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में पाया गया, भारत के बाहर। भारतीय लिखने की कला नहीं जानती, या किसकी उक्ति है? कौटिल्य, प्लिनी, प्लूटार्क, या मेगास्थनीज? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज।
भारतीय लिखने की कला को नहीं जानते हैं। ये किसका प्रसिद्ध वाक्य है? मेगास्थनीज का है। मेगास्थनीज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दाशनी को भारत भेजने का आग्रह किया था? इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या कुणाल? इसका जो राइट आंसर है वो बिंदुसार है ना। तो बिंदुसार और राजा सीरिया है ना, विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दाशनी को भारत भेजने का आग्रह किया था। ये बिंदुसार ने किया था राजा एंटियोकस से। इसके अलावा इन्हीं के दरबार में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने है ना भी एक राजदूत भेजा था। तो तरह तरह के अलग अलग राजा है ना मौर्य साम्राज्य के क्षेत्र में आकर के अपने राजदूतों को भेजते थे, जिससे कि बहुत विभिन्न प्रकार की जानकारियां हासिल हो सके। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? महावंश, दिव्यावदान, 13वां बृहद शिलालेख या 7वां स्तंभ लेख? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 13वां बृहद शिलालेख से हमें पता चलता है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक का एक प्रांत का गवर्नर था। इस प्रांत की पहचान करें। उज्जैन का था, तक्षशिला का था, सुवर्णगिरी का या तोषली का? 67 का राइट आंसर दीजिए। 67 का राइट आंसर दीजिए। कहाँ का था भाई? तो अशोक के प्रांत का क्या था? राजदूत था, गवर्नर था। तो उज्जैन का था। किसका था? उज्जैन का। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? पृथक कलिंग शिलालेख, दूसरा बृहद शिलालेख, 5वां बृहद शिलालेख या बराबर गुफा लेख? 68 नंबर का आंसर दीजिए। 68 नंबर का आंसर दीजिए। यहाँ पे होगा पृथक कलिंग शिलालेख। क्या होगा? पृथक कलिंग शिलालेख। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? जिला स्तर के अधिकारियों का इसमें चारों ऑप्शन बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। 69 नंबर। क्या राजुक युक्तक प्रादेशिक थे? प्रादेशिक युक्तक राजुक थे, युक्तक प्रादेशिक राजुक थे या प्रादेशिक राजुक और युक्तक थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रादेशिक राजुक और युक्तक जिला स्तर के अधिकारियों का ये क्रम है। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? गिरनार शिलालेख, मनसेहरा अभिलेख शिलालेख, 5वां बृहद शिलालेख, कलिंग का पृथक शिलालेख? 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर। तो कलिंग का पृथक शिलालेख है ना, कलिंग का पृथक शिलालेख ये सारी चीजों की घोषणा करता है, यानी आंतरिक दुख हुआ था वो इसकी चर्चा करेंगे। विष्टि क्या है? एक वैवाहिक अनुष्ठान है, बिगारी है, प्रांत है या जिला है? 71 नंबर क्वेश्चन। 71 का राइट आंसर क्या होगा? 71 का विष्टि क्या है? बेगारी है। क्या है? चारों ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बेगारी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य? सीता क्या एक देवी है? ठीक है, इस पे मत भाई चक्कर खाना है ना, ऐसे है तो सीता एक देवी, लेकिन यहाँ पूछा है मौर्य काल में। ठीक है ना, मौर्य काल में एक धार्मिक संप्रदाय, राज की भूमि से प्राप्त आय या ऊसर भूमि? 72 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कंफ्यूज करने वाला है। ठीक है तो 72 का आंसर होगा राज की भूमि से प्राप्त आय। 72 का ऑप्शन नंबर सी, राज की भूमि से प्राप्त आय हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ है, स्तूप है, गुफा निर्माण है या चैत्य है? 73 क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर दीजिए। तो है ये आपके स्तंभ है। क्या है? स्तंभ लेखों से जितना जानकारी मिलती है वही सबसे खूबसूरत चित्रकला का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान व शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? खरोष्टी, संस्कृत, तमिल या यूनानी? 75 नंबर का जरा आंसर दीजिए। 75 इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है 75। तो खरोष्टी लिपि है, संस्कृत है, तमिल है या यूनानी? तो खरोष्टी लिपि है। कौन सा
जो आपकी एक लिपि है जो दक्षिण भारत में प्रचलित है, बताइए। इसके पहले क्वेश्चन आया था ना, तो कमेंट करके बताइए कौन सी ऐसी लिपि है जो दक्षिण भारत में ज्यादा प्रचलित थी। और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में खरोष्ठी लिपि, जिसमें आप मंसेरा और शहबाजगढ़ी देखते हैं, है ना। कहां से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? शेरेकुना, कांधार, मंसेरा, काशी या कलिंग से? 76 नंबर, 76 का राइट आंसर क्या है? ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए शेरेकुना या कांधार से, ठीक है। कांधार, शेरेकुना, कांधार, काबुल, अफगानिस्तान। अच्छा, ग्रीक और अरमाइक अभिलेख हैं ये, शेरेकुना या कांधार अभिलेख भी कहेंगे, यहीं से प्राप्त हुए हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 11, 12, 14, 15, 77। क्वेश्चन नंबर 77 कितने भागों में विभाजित है? 11, 12, 14, 15, तो 15 भागों में विभाजित। कितने भागों में? 15 भागों में विभाजित है। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? ठीक है, डायमेक्स या डिमेकस। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कनिष्क? तो 78 नंबर। तो बिंदुसार के समय में बहुत सारे यूनानी शासक आते थे, ठीक है, यूनानी आते थे, मिस्र के शासक आते थे, अपना राजदूत भेजते थे। तो इसी क्रम में आप डायमेक्स को देखते हैं, डायमेक्स को, ये बिंदुसार के ही शासनकाल में आए थे। 78 का आंसर है बी। निम्न अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा, अहरौरा, ब्रह्मगिरी या सारनाथ? 80 नंबर का क्वेश्चन है ये, है वैसे 79 का, है ना, ये है आपका 79। इसको सही कर देते हैं, ये 79 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 79 गुर्जरा में, अहरौरा में, ब्रह्मगिरी में या सारनाथ में अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नामोल्लेख हुआ है, तो गुर्जरा में अशोक का नामोल्लेख हुआ है। दोस्तों, ये मौर्य काल से या मौर्य वंश से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसी तरह की बढ़िया वीडियो आपके सामने आती रहेगी और आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से अपने लक्ष्य प्राप्ति के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमसे बने रहिए और वीडियो को एकदम लगातार कंटिन्यूअस देखेंगे, तभी आपकी प्रैक्टिस बढ़िया से हो पाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।